ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रदेश में किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानियों को लेकर भाजपा विधायक दल ने राजधानी रायपुर में किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव भी श्री मोदी के साथ साझा किए। अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी में किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। खरीदी केन्द्रों में बारदाना की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि डायल 112 सुविधा के तहत किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में अब तक 40,20,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस दौरान राज्य के 10,57,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। वहीं धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस और जिला खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 550 बोरी धान जब्त किया है। इधर महासमुंद जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने 354 बोरा धान एक वाहन से जब्त किया है। इस मामले में 10 लोगों पर कार्रवाई की गई है। वहीं विधायक अंबिका सिंहदेव ने कोरिया जिले के सलबा, झरनापारा सहित कई धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीदी कार्य में अनियमितता बरतने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश में किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि दी है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान भय, भूख और भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीज से लेकर टोकन और बारदाना के लिए भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 महामारी के लिए टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां कर रही है। विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों और टीका लगाने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता सुदृढ़ करने और टीकाकरण की शुरूआत के सिलसिले में विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार कर लिया गया है। डॉक्टरों, टीका लगाने वालों और कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, टीके के संभावित दुष्प्रभाव के मामलों के प्रबंधन और संक्रमण रोकने संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां हो गई हैं। राजनांदगांव जिले में 54 कोल्ड चेन बनाए गए हैं। इसके तहत प्रथम चरण में 14,000 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। वहीं महासमुंद जिले में कोरोना का टीका लगाने के लिए हितग्राहियों की सूची विभागीय पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से दावा आपत्ति 31 दिसंबर तक मंगाई गई है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को लक्षण आने पर तुरंत जांच की सलाह दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले इलाकों और ज्यादा ठंड से बचना चाहिए और लक्षण आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नए वर्ष से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है। वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में श्री गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग लागू होगा। श्री गडकरी ने कहा कि फास्टैग वाहन चालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इससे उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ेगा। इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश अगले वर्ष 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में यह छूट दी गई है। हालांकि यह छूट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अनुरक्षित विश्व धरोहर स्थलों पर मान्य नहीं होगी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रुव ने बताया है कि सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। इस दौरान माओवादियों ने एक आईईडी विस्फोट कर दिया। इससे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने की भी खबर है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों के 2 शिविरों को भी ध्वस्त कर दिया। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों द्वारा बड़ी मात्रा में डंप किया गया सामान बरामद किया है। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में भी कुछ माओवादियों के घायल होने की खबर है। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि पामेड़ थाना क्षेत्र के कोमटपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। जिला पुलिस बल एसटीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। बाद में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से पिट्ठू, माओवादी साहित्य, माओवादी वर्दी, खाली कारतूस और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। इसी जिले में उसूर थाना क्षेत्र में स्थित कमलापुर के जंगलों से आज सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन माओवादियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट को-मेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राजभवन में श्री वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में श्री वाजपेयी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में श्री वाजपेयी के तैलचित्र पर विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के राष्ट्र के प्रति योगदान और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता के तौर पर याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायकगण और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के आजाद चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कोरबा में सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र को दिए उद्बोधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से सुना गया। प्रदेश के नगरीय निकायों में संचालित करीब 322 गौठानों में तैयार होने वाले गौ काष्ठ और कपड़े का उपयोग अब दाह संस्कार के लिए किया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने दाह संस्कार के लिए लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। इको फ्रेंडली दाह संस्कार से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त शहर की कल्पना भी साकार होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के ग्राम खुड़मुड़ा पहुंचे और स्वर्गीय बालाराम सोनकर के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके चारों बच्चों की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाने की बात कही। श्री बघेल ने कहा कि चारों बच्चों के लिए अलग अलग 1-1 लाख रूपये की राशि बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जाएगी। वहीं बच्चों की देखभाल के लिए 1 लाख रूपये परिजनों को भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हत्याकांड की जांच के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि श्री सोनकर सहित परिवार के 4 लोगों की हत्या हाल ही में अज्ञात लोगों ने कर दी थी। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोगों ने क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज की सितारों और फूलों के हार से अपने घरों को सजाया है तथा उपहारों का आदान प्रदान भी किया। गिरजाघरों में बीती मध्यरात्रि के समय विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिसमस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस मौके पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचकर मसीही समाज सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री बघेल ने कहा कि प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए करुणा, प्रेम, दया और सेवा का मार्ग दिखाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केक काटा और उपस्थित लोगों को केक खिलाकर क्रिसमस की खुशियां बांटी। चर्च के गायन के दौरान कैरोल गीत प्रस्तुत किए गए। उधर धमतरी जिले में क्रिसमस के मौके पर सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहां आराधना के बाद महिला और युवा समूह ने कैरोल गायन किया। राज्य के अन्य जिलों में भी क्रिसमस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से लोगों को नकली दवाओं और वस्तुओं की पहचान कैसे की जाए, इस बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उचित मूल्य दुकानों के संचालक, पेट्रोल पंप के संचालक और दवा दुकानदारों के सवालों के जवाब खाद्य अधिकारियों ने दिए। वहीं महासमुंद जिले में भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एक शिविर का आयोजन किया गया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में शुल्क वृद्धि और निरंतरता शुल्क वसूले जाने का राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने विरोध किया है। उन्होंने कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। श्री पांडेय ने कहा है कि कोरोना काल में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए महाविद्यालयों का निरंतरता शुल्क माफ किया जाए और परीक्षा शुल्क में वृद्धि न की जाए। साथ ही महाविद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थियों को उनका कोर्स पूरा कराने के लिए कुछ और समय दिया जाए। इसके बाद ही परीक्षाएं आयोजित की जाए। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। नगर निगम राजनांदगांव ने बकायादारों को प्रोत्साहित करने 31 दिसंबर तक भुगतान करने पर 4% छूट देने की घोषणा की है। राजनांदगांव जिले में पंचायत सचिवों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 4 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है।
कबीरधाम पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। कोरिया जिले के ग्राम सिरमिना छिदिया में आज सुबह चारपहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के ग्राम बहरामड़ा में 12 वर्षीय बालक के अपहरण के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही बालक को छुड़ाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मुंगेली जिले के कई गांवों में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रदेश में किसानों को होने वाली विभिन्न परेशानी को लेकर भाजपा विधायक दल ने राजधानी रायपुर में किया धरना प्रदर्शन। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।